हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर उसका लास्ट लेक्चर था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक्विनास कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है एंड ऑगस्टीन्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी और उनके जो मोटा मोटे पैरामीटर्स थे उन्होंने मेजरली कहना क्या चाह रहे हैं, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, ऑगस्टीन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जिसने सिटी ऑफ द गॉड बुक लिखी है और जो जस्टिस है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आइडियल पॉलिटिकल स्टेट्स और नॉन आइडियल पॉलिटिकल स्टेट्स के बीच में एक मेजर डिस्टिंक्शन होता है और वहां से अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं फैमिली के कंटेक्स्ट में, अर्थली स्टेट्स के कंटेक्स्ट में और बाकी चीजों के कंटेक्स्ट में। और आफ्टर दैट वी स्टडीड एक्विनाज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। एक्विनाज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, मैन काइंड का, एक मैन का दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है उस पे बेस्ड कंसेप्ट था। सारे के सारे जो वर्च्यूज हैं, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, वो वहीं से डिफाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्विनाज। तो किस तरीके से आप डिसिप्लिन्ड वे में दूसरों को ट्रीट कर रहे हो, दूसरों के साथ आप रिलेशन बना के रख रहे हो, ये जस्टिस अपन ने पढ़ा। आफ्टर दैट मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड में जस्टिस का कंसेप्ट है उसको अपन स्टडी करेंगे। जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उन लोगों का क्या मानना है, जो मॉडर्न फिलोसफर हैं, रेवोल्यूशनरी पीपल हुए हैं, वो जस्टिस को लेकर के क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे तो एक चीज आपको साफ नजर आएगी कि स्टार्टिंग में जैसे अपन ने प्लेटो पढ़ा, एरिस्टोटल पढ़ा उसका डिसाइपल, तो वहां पे वो जस्टिस का बहुत आइडियल मीनिंग था, बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव था। जस्टिस को सोल से, स्पिरिट से, है ना, उन चीजों से रिलेट कर रहे थे। बहुत सारी ड्यूटीज उन्होंने बताई थी अपनी। तो यहाँ पे आगे जाते जाते क्या हो जाएगा, जस्टिस का एक अलग डेफिनेशन निकल करके आएगा, अलग पर्पस निकल के आएगा, जो अपनी जो मॉडर्न लाइफ है, जो अपन आज की डेट में रह रहे हैं, इवोल्व हो रही हैं चीजें धीरे धीरे, उस पैरामीटर के लिए एक प्रैक्टिकल वे फाइंड आउट करने की कोशिश की है बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने, फिलोसफर्स ने। तो उसमें एक पॉलिटिकल थिंकर है अपना, वो है ह्यूम। ठीक है भाई, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है ह्यूम। इसने जस्टिस को कैसे डिफाइन करने की कोशिश की है, एक बार थोड़ा अपन रीड आउट करते हैं, फिर मैं ब्रीफ में आपको आइडिया दूंगा। Hume opines that justice consists in adhering to rules as the past experience have led human beings to accept that the rules are the basis of common interest of all and therefore interest of all or public utility। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि मतलब जितने भी अपन लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन हैज सम काइंड ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं ना कि ये चीज मैंने पहले भी मैं मार खा चुका हूँ, ये चीज मैंने लर्न की है। तो वी आर डूइंग द स्टफ और वी आर टेकिंग द एक्शन ऑन बेस्ड ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अपना पहले का एक्सपीरियंस किसी पर्सन के साथ, किसी सोसाइटी के साथ कैसा रहा, उसी के बेस्ड पे अपन क्या लेते हैं, मतलब आगे एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो प्रीवियस ईयर में आपको वहाँ पे कैसा टीच किया गया, फैकल्टीज कैसी थी, डिसिप्लिन कैसा था, इन्वायरमेंट कैसा था, इसी चीज को ध्यान में रख के आप एक्शन लोगे। इसी चीज को ध्यान में रख करके आप डिसाइड करोगे कि स्कूल में कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है ना। तो सेम चीज ह्यूम ने, देखो है ना, मॉडर्न बात है, मतलब ह्यूम ने भी यही कहा है कि whatever actions are taken which are based on the past experience, मतलब जो भी अपन एक्शन लेते हैं वो सारे के सारे एक्शन बेस्ड होते हैं जो अपना पास्ट का जो एक्सपीरियंस है ना उस पे बेस्ड होते हैं। और उस एक्सपीरियंस में अपन देखते हैं इंटरेस्ट ऑफ ऑल और पब्लिक यूटिलिटी शुड बी द मेन सोर्स ऑफ जस्टिस। मतलब अपन तो क्या देखते हैं, अपना थोड़ा सेल्फिश मोटिव देखते हैं कि अपना मोटिव क्या है, अपना क्या रीजन है कि अपने को यहाँ पे कुछ मतलब ये एक्शन लेना चाहिए, ये एक्शन नहीं लेना चाहिए, जैसे यहाँ इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन मतलब ह्यूम ने थोड़ा सा ग्लोबल वे में बात की है। वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी आप एक्शन ले रहे हो, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ ऑल और पब्लिक यूटिलिटी शुड बी द मेन सोर्स ऑफ जस्टिस। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि सोसाइटी की जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनकी क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है और उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या वाकई में उस डिसीजन से उनका भला हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक पॉलिटिकल लीडर है और वो कोई ऐसा पॉलिसी लेके आना चाह रहा है या इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है जिससे जो मतलब सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, यो जो मैन काइंड रह रही है, उनका भला हो सके। तो वो ये कहना चाह रहा है ह्यूम कि all the decisions which are taken
should be based on the interest of all and the public utility. तो public utility और हर किसी के interest की बात की है ह्यूम ने, ठीक है. Hume discusses the morality of justice by using a revolutionary method that displays the foundation of justice in social utility and the progression of mankind. मतलब जितना भी आपका जो डिस्कशन है, जितना भी डिसीजंस है, तो जो जस्टिस अपन करेंगे वो कब कर सकते हैं कि अपन वो काम करें, वो पर्टिकुलर एक्शन लें जिससे जो मैन काइंड है वो प्रोग्रेस कर सके और सोसाइटी है उसकी यूटिलिटी बढ़ सके, मतलब सोशल यूटिलिटी इंक्रीज हो सके, सोसाइटी की उपयोगिता बढ़ सके, ठीक है. इफ यू आर डूइंग इट देन इट मीन्स यू आर डूइंग जस्टिस, ठीक है. अच्छा, फिर उसने ये भी कहा है कि वर्चुअस एक्शंस डिराइव देयर मेरिट ओनली फ्रॉम वर्चुअस मोटिव्स. बहुत ही अच्छी लाइन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. वो कहना क्या चाह रहा है, वो ह्यूम ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि एक सेकंड भी, वर्चुअस एक्शन, हाँ देखो, वर्चुअस एक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे ह्यूम ने ये चीज एक्सप्लेन की है कि अगर आपका मोटिव अच्छा है, वर्चुअस मोटिव्स का मतलब आपका जो मतलब अपन बोलते हैं ना लॉजिक, क्या आपके माइंड में चल रहा है, मोटिव क्या है, टारगेट क्या है. अगर आपके माइंड में अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच रहे हो आप किसी चीज को लेकर के, तो आपका एक्शन भी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा. और अगर आपकी थिंकिंग विशियस है, वर्चुअस नहीं है, नीचे उसने बात की है विशियस थिंकिंग की, अगर विशियस थिंकिंग है, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग है, गंदी सोच है, विशियस मोटिव है, तो आपके जो एक्शन होंगे ना वो भी डेंजरस होंगे, वो सेल्फिश होंगे, उनमें ह्यूमन काइंड मैन काइंड का भला नहीं हो सकेगा. तो यहाँ पे एक चीज जो साफ नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि एक वर्चुअस मोटिव अगर मैन काइंड में हो, एक अच्छा टारगेट हो, अच्छा रीजन हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, तो जो एक्शंस लिए जाएंगे वो वर्चुअस एक्शंस होंगे और आप सोसाइटी को जस्टिस डिलीवर कर पाओगे, ठीक है. हाँ जी. तो ह्यूम के अकॉर्डिंग आपका जो मोटिव है, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो मतलब माइंड सेट है, वो विशियस ना होकर के पॉजिटिव होना चाहिए, वर्चुअस होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ठीक है, गुड फेथ में होना चाहिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है. वो ये कहना चाह रहा है कि वर्चुअस फ्रॉम विशियस मोटिव्स बाय द प्लेजर एंड पेन ईच रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूसेस अपॉन इट्स मेयर व्यू एंड कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेशन मीन्स मेडिटेशन, थिंकिंग, मीन्स आप ऐसा मान के चलो कि आपका किसी चीज को लेकर के क्या व्यू है, क्या थिंकिंग है, उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं सारे के सारे डिसीजंस. मतलब जो भी आप डिसाइड करते हो वो आपका ओपिनियन है, एक तरीके से आपकी थिंकिंग है, मतलब आप कैसे सोच रख रहे हो, ठीक है भी. उसके बाद में ह्यूम आगे क्या कहना चाह रहा है देखेंगे अपन. ह्यूम ने ये कहा है भी कि द प्रो फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जेरेमी बेंटम एम्फेसाइजेस. अब यहाँ पे ह्यूम नहीं कह रहा, यहाँ पे प्रो फाउंडर का मतलब होता है थिंकर, विचार करने वाला, मगन करने वाला. जेरेमी बेंथम एम्फेसाइज, अब जेरेमी बेंथम किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है वो अपन देखेंगे. द टर्म सच एज नेचुरल लॉ एटसेट्रा मेक्स द रियल वैल्यूज ऑफ ओपेक. तो ये तो बहुत ही मतलब नॉर्मल बात की है उसने, मतलब बेसिकली वो ये यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है उस पर फोकस कर रहा है. तो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, उपयोगिता, उपयोगितावाद कह लो आप. इसका मतलब ये है कि जैसे अपन नहीं बोलते कई बार कि इस चीज की कोई यूटिलिटी खत्म हो चुकी है. फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में कोई व्हीकल है और वो मतलब यूज नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो आप क्या बोलते हो, इसकी यूटिलिटी नहीं है, अपन इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, फेंक देना चाहिए. फॉर एग्जांपल ऐसी कोई चीज है जो अभी उसका जो एक्सपायरी डेट है वो जा चुकी है, मतलब उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. तो यूटिली यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट पे बेस्ड ये सिद्धांत है भी एक तरीके से. जेरेमी बेंथम ने एम्फेसाइज किया है यूटिलिटी पे, ठीक है. सर्विस शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी कीपिंग इन व्यू ऑफ अल्टीमेट गोल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है. वो ये कहना चाह रहा है कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, वो एक ऐसी थ्योरी है जो यूटिलिटी पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड है कि किसी चीज की कितनी यूटिलिटी है, ये जो प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो, then you can deliver the justice. For example, increases human happiness by increasing pleasure and or decreasing pain, those being two sovereign masters of man. देखो अपन किसी चीज की यूटिलिटी कैसे डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको ड्राइव करने में मजा आ रहा है, तो अपन बोल देते हैं कि वाकई में इसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है इसकी, वाकई में ये चीज यूजफुल है,
ठीक है ना। और मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते करते आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ही खटारा गाड़ी है, कहीं पर मतलब उसका जो मतलब स्टेयरिंग है वो कंट्रोल में नहीं है, ब्रेक अनकंट्रोल्ड है ना। और बारिश में अब आप भीगे जा रहे हो, उसमें पानी वानी अंदर घुस रहा है, तो आप क्या बोल दोगे? यूटिलिटी नहीं है गाड़ी की, यूटिलिटी खत्म हो चुकी है, यूजफुल नहीं है, इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे रही। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। ये कंसेप्ट दिया है जेरेमी बेंथम ने, ठीक है। तो जेरेमी बेंथम की भी बात कर ली अपन ने, ह्यूम की भी बात कर ली, दोनों यूटिलिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली। अब आता है जेएस मिल। जेएस मिल भी एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है। तो वो क्या कह रहा है कि वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा अभी जेएस मिल ये कह रहा है कि कंसिडर द जस्टिस वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर द सोशल यूटिलिटी। ये भी यूटिलिटी की बात कर रहा है कि सोशल यूटिलिटी का जो मेन प्रिंसिपल है ना, जो इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल एलिमेंट है सोशल यूटिलिटी का, वो जस्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज अगर आपको जस्टिफाई कर रही है, देन तो आप मान के चलोगे कि उसकी यूटिलिटी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो he said that every individual desires his protection and so he readily accepts more principle which help other feelings in a similar way। वो ये कहना चाह रहा है कि हर किसी की कुछ ना कुछ डिजायर होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके बेसिस पे उसने क्या काम किया है, जस्टिस की 5 डायमेंशन बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, 5 डायमेंशंस, ठीक है। तो 5 डायमेंशंस बनाने की कोशिश की है जस्टिस की, वो पांचों की पांचों डायमेंशंस अपन पढ़ेंगे, ठीक है भी। तो यहाँ पे जो जेएस मिल है उसने 5 डायमेंशन बताई है जस्टिस की यूटिलिटी के बेसिस पे। तो क्या क्या डायमेंशन है वो अपन स्टडी करते हैं, काफी अच्छे से बताया है उसने, आपको भी नजर लगेगा कि डे टू डे लाइफ की बातें हो रही हैं। रेस्पेक्टिंग अदर्स लीगल राइट इज कंसिडर्ड जस्ट while violating them is unjust। तो पहले तो मैं दो चीजें बता देता हूँ यहाँ पे, जस्ट का क्या मतलब है। जस्ट का मतलब है फेयर। एक होता है अपन बोलते हैं यार कि दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, फेयर कह लो, गुड कह लो, पॉजिटिव, मतलब जस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, जस्ट मीन्स फेयर। और अनजस्ट का मीनिंग है अनफेयर। ये बहुत बार यूज पहले भी हुआ है, बाद में भी होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि रेस्पेक्टिंग अदर्स लीगल राइट्स, जो बाकी पीपल हैं, बाकी समाज में, सोसाइटी में लोग हैं, उनके जो लीगल राइट्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं, वो अगर आप रेस्पेक्ट कर रहे हो तो वो फेयर चीज है, वो जस्ट कंसिडर किया जाता है। रेस्पेक्टिंग अदर्स लीगल राइट, ये है ना कोलन है ना आगे, तो मतलब ये बता, कोमा है ना, कोमा ये बताना चाह रही है कि रेस्पेक्टिंग अदर्स लीगल राइट्स, जो बाकी लोग हैं, बाकी समाज के, सोसाइटी के लोग हैं, उनके लीगल राइट्स को रेस्पेक्ट करना, ऑनर देना, प्रोटेक्ट करना, ये एक जस्ट है, फेयर फेयर डील है। इफ यू आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स, इट मीन्स यू आर डूइंग अनफेयरनेस और यू आर डूइंग अनजस्ट विद देम। आ गया समझ में? ये पहला डायमेंशन बताया है जस्टिस का। दूसरा, respecting the moral rights of someone has to something is just while violating is unjust। अब यहाँ पे moral right और legal right का क्या मतलब है? देखो, मैं moral right बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आप यहाँ पे किसी को मोरली क्या काम कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पे टोंट नहीं मार रहे, किसी को चिढ़ा नहीं रहे, ठीक है, ये मोरल राइट है। जो जैसे मान लो आपने किसी को डिसरेस्पेक्ट कर दिया while talking with someone। समझ? लीगल राइट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो आपकी है क्योंकि वो लीगल है, आपने परचेज की है, या आपको आपके दादा, माता पिता या पूर्वजों के थ्रू, एंसेस्टर्स के थ्रू मिली है, तो वो लीगल राइट के तहत आपकी है। मान लो कोई आपने गाड़ी परचेज की है, तो वो गाड़ी पे आपका लीगल राइट है बिकॉज यू हैव परचेज्ड इट, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो लीगल हैं, ठीक है, वो लीगल राइट से आपने क्या काम किया, ले लिया। अब उसके बाद में मोरल राइट का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग ए जॉब, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर लिविंग इन ए फैमिली, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो एट दोज प्लेसेस यू आर ट्रीटिंग विद प्रॉपर रेस्पेक्ट। लोग आपकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, टोंट नहीं मार रहा, मतलब आपका जो मोरल राइट है ना उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। ये है मोरल राइट, ठीक है, ठीक है भी। तो मोरल राइट भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये जस्ट है, मतलब मोरल राइट की रिस्पेक्ट करना भी फेयर है और उसको वायलेट करना अनजस्ट है, मतलब अनफेयर है। तो पहला तो उसने लीगल राइट के रिस्पेक्ट की बात की है, दूसरा उसने मोरल राइट के रिस्पेक्ट की बात की है। अब थर्ड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, इट इज कंसिडर्ड फेयर यानी जस्ट टू गिव ए पर्सन व्हाट ही डिजर्व्स।
ठीक है, एंड अनजस्ट टू डिनाई इट। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई एक डिजर्विंग पर्सन है, तो ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ ए सोसाइटी शुड गेट द स्टफ विच ही डिजर्व्स। जो चीज वो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डूइंग ए फेयर डील विद हिम। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज अनफेयर। ठीक है, तो उसके बाद में थर्ड पॉइंट में उसने डिजर्विंग कैपेसिटी पे बात की है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज थॉट अनजस्ट टू ब्रेक फेथ विद अनदर वाइल कीपिंग फेथ विद अदर्स इज जस्ट। अब ये कहना चाह रहा है कि यू नीड टू बी ट्रस्ट वर्दी, फेथफुल। अगर आप फेथ को ब्रेक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग विद योर फ्रेंड्स, you know, you are living with your family and you are breaking the faith of your parents, teachers, friends, किसी का भी कह लो, तो नेशन का भी फेथ होता है कि आप उसके प्रति लॉयल रहो। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको डैमेज ना करो, इन्फॉर्मेशन लीक ना करो। ठीक है भी, ठीक है भी। तो ये इट इज थॉट अनजस्ट टू ब्रेक फेथ विद अनदर। तो आपको फोर्थ पॉइंट में इसने क्या काम किया, फेथ की बात की है। यू नीड टू बी फेथफुल मीन्स ट्रस्ट वर्दी, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें, फेथ रख सकें। फिफ्थ पॉइंट है, इन सम सर्कमस्टांसेस इट इज डीम्ड अनजस्ट टू बी पार्शियल, अनजस्ट टू बी पार्शियल इन वंस जजमेंट एंड जस्ट टू बी इम्पार्शियल। मतलब अपन यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा, एक होता है पार्शियल। पार्शियल मीन्स किसी की साइड लेना, यानी बायस्ड हो गए आप एक तरीके से आप। ठीक है, एक होता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है किसी की साइड ना लेना, बिल्कुल मतलब अनबायस्ड तरीके से किसी जजमेंट को पास करना, अनबायस्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में अपन क्या काम कर देते हैं, पार्शियल हो जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको कुछ डिसीजन लेना हो, कई बार अपन ऐसी दोस्ती में भी डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये चीज़ गलत है, और आप उसको बोल भी देते हो कि हाँ ये गलत है। आप किसी की साइड ले लेते हो बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना फ्रेंड है, आपके अपने फैमिली रिलेटिव में बिलोंग करता है। ठीक है, कई बार आपने जजेस वगैरह में भी देखा होगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का साइड ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं, पंचायत वगैरह में भी लोग मतलब पार्शियलिटी शो करते हैं। तो अपन बोलते हैं ना कि तू पार्शियल हो रहा है, तू बायस्डनेस शो कर रहा है। तो फिफ्थ पॉइंट है, उसमें उसने पार्शियलिटी पे बात की है। अगर आप पार्शियल हैं, बायस्ड हैं, तो आप फेयर नहीं है, अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर जस्टिस दे रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहा है कि वन जजमेंट एंड जस्ट टू बी पार्शियल। ठीक है भी, तो जो आप जजमेंट दे रहे हैं, जो वर्डिक्ट आप दे रहे हैं, वो होना चाहिए कंप्लीटली इम्पार्शियल। मतलब आपको किसी की साइड नहीं लेनी, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स आपको जस्टिस को डिलीवर करना है। तो ये पांचों के पांचों जो एलिमेंट्स हैं, रेस्पेक्टिंग अदर्स इज लीगल राइट्स, अदर्स लीगल राइट्स, और रेस्पेक्टिंग द अदर्स मोरल राइट्स, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो मिलना चाहिए व्हाट ही डिजर्व्स, एंड फोर्थ पॉइंट ब्रेकिंग द फेथ, एंड फिफ्थ पॉइंट पार्शियलिटी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ डायमेंशंस हैव बीन मेंशन्ड बाय द जेएस मिल अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द जस्टिस। तो वो 5 डायमेंशन आपको बतानी है, और बहुत अच्छे से आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन बने तो भी आप उस पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसमें लास्ट में इसने बात की है कि यूटिलिटी द बेसिक मंत्रा ऑफ जस्टिस। मतलब यहाँ पे सोल स्पिरिट कुछ नहीं है, प्लेटो वाली बातें भूल गए लोग बाग। जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यूटिलिटी ही है ना, वो बेसिक मंत्रा है। जस्टिस का बेसिक मंत्रा है यूटिलिटी। आप कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना यूजफुल है आपके लिए, उसी के बेसिस पे आप उसको जस्टिस देते हो, उसी के बेसिस पे आप उसको ट्रीट करते हो। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा अब अपन इसमें ये पढ़ेंगे कि क्यों ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है इसने। इन मॉडर्न टाइम्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन मेयर नेचुरल लॉ और द यूटिलिटी इज नॉट सब्सटेंशियली बिलीव्ड बाय मैनी, एंड स्ट्रेस इज बीइंग given on research to find a new theory of justice which is more relevant socially, morally, economically and politically। मैंने पहले ही बोला था आपको, जो पुरानी थ्योरी है ना, पुरानी थ्योरी थी जस्टिस की, तो उसमें तो क्या था कि सोल, स्पिरिट, नेचर, सोसाइटी, इन सब चीज पे बेस्ड जस्टिस लिया जा रहा था, डिसीजन लिए जा रहे थे, जस्टिस डिलीवर करने की बात की थी। मतलब जस्टिस को प्लेटो और एरिस्टोटल ने ऐसे डिफाइन किया था। लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, फिर उन लोगों ने जस्टिस को यूटिलिटी के बेसिस पे डिफाइन किया। ठीक है, पहले जस्टिस स्पिरिट के बेसिस पे डिफाइन हुआ था।
लेकिन अब आगे आगे लोग बाग ये भी सोचने लग गए कि यहाँ पे इसने क्लियर कट बोला है, देखो, यूटिलिटी इज नॉट सब्सटेंशियली बिलीव्ड, मतलब जस्ट बेस्ड ऑन यूटिलिटी यू कैन नॉट डिसाइड, मतलब यूटिलिटी के बेसिस पे आप केवल डिसाइड नहीं कर सकते कि आप जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें नई थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, हमें मोर रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, बोला है ना, रिसर्च टू फाइंड ए न्यू थ्योरी ऑफ जस्टिस विच इज मोर रेलेवेंट सोशली, मोरली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सोशली मीन्स होता है कि जैसे सोसाइटी में अगर देखा जाए तो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी वो रेलेवेंट हो, मोरली वो थ्योरी करेक्ट हो, ठीक है, मोरल वे में भी सही होनी चाहिए, और इकोनॉमिकली भी वो सही हो, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विदाउट मनी यू कैन नॉट सर्वाइव, है ना, विदाउट इकोनॉमी ये कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। एंड पॉलिटिकली भी वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब वी नीड टू फाइंड ए न्यू थ्योरी ऑफ जस्टिस विच इज रेलेवेंट सोशली, मोरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। आ गई बात समझ में? तो क्यों नीड है इस थ्योरी की, आगे चल के अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन ए नटशेल इट कैन बी सेड दैट वी हैव येट टू फाइंड ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। वो ये कहना चाह रहा है, नटशेल का मतलब होता है कंक्लूजन, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार यूज किया जाता है पैराग्राफ के लास्ट में। मतलब नटशेल में अगर मैं बात करूं या वन वर्ड में या कंक्लूड अगर मैं इस चीज को करना चाहूं, तो अभी भी अपने पास एक जस्टिस की वेल डिफाइंड एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है भाई। यूनिवर्सल मतलब ग्लोबली, मतलब पूरी की पूरी दुनिया जो इस चीज को एक्सेप्ट करे, ऐसी डेफिनेशन अब तक अपन नहीं बना पाए हैं जस्टिस की। वो बनाने की, उसको रिसर्च से फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है। तो ह्यूम पढ़ा अपन ने, जीएस मिल पढ़ा, बेंथम पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे रोल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। रोल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है, ठीक है। तो इसने एक बुक लिखी है अभी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें उसने अपने कंसेप्ट्स वगैरह के बारे में बात की है। और ये कहना चाह रहा है कि अज्यूम दैट सोसाइटी इज मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट एसोसिएशंस ऑफ पर्सन। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो, मोर और लेस है ना, सोसाइटी है वो खुद पे सफिशिएंट है, खुद पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और पे डिपेंडेंट है। सेल्फ सफिशिएंट है उसमें, मतलब सेल्फ सफिशिएंट ऑफ पर्सन है, ठीक है। Who is their mutual relations recognized as binding certain rules of conduct specifying a system of cooperation। मतलब सोसाइटी है इज फुल ऑफ सेल्फ सफिशिएंस ऑफ मैन, मतलब ऐसे पर्सन हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं सोसाइटी में जो सफिशिएंट्स हैं, और दे नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स एंड व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन शुड बी टेकन और व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड एंड मेड। मतलब कैसे रूल्स कंडक्ट करने हैं, कैसे सोसाइटी में रहना है, वो जानते हैं ये बात। ये रोल कहना चाह रहा है अभी, ठीक है। अब रोल ने आगे कुछ चीजें बताई हैं, वो पढ़ते हैं अपन। The way in which a concept of justice specifies basic rights and duties will affect problems of efficiency, coordination and stability। मतलब समझ आया? ये कहना चाह रहा है कि जस्टिस को जिस हिसाब से डिफाइन किया गया है ना, जिस हिसाब से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो क्या काम करती हैं कि अफेक्ट करती हैं। मतलब कैसे अफेक्ट करती हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपने जस्टिस को डिफाइन कर दिया, तो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या स्पेसिफाई करता है, कुछ राइट्स को स्पेसिफाई करता है, कुछ अपने को ड्यूटीज भी बताता है, मतलब अपने को कुछ ना कुछ राइट भी देगा कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी, राइट ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे राइट्स हैं। तो बहुत सारी ड्यूटीज भी देता है सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, फैमिली के लिए, हर चीज के लिए अपनी कुछ ना कुछ मॉरल ड्यूटीज होती हैं। तो ये सारी चीज अफेक्ट करती हैं किसको, एफिशिएंसी को, कोऑर्डिनेशन को एंड स्टेबिलिटी को। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि आप एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते, समटाइम्स आप अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती आपके वर्क में। अब कैसे नहीं आती, क्यों नहीं आती, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल कि आप एकदम आइडियल लाइफ जी रहे हो बहुत अच्छे से, है ना, और मान लो आपको कहीं जाना है और यू आर गेटिंग डिलेड, तो आप ट्रैफिक रूल ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम तो वो सही है क्योंकि आप लेट हो रहे हो। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि आपने एक तरीके से जस्टिस है उसको वायलेट किया है ना। तो वही ये कहना चाह रहा है रोल्स कि भाई सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब सारे राइट्स भी हमें मिल जाएं और सारी ड्यूटीज भी अपन फुलफिल करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव ए रैशनल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। बहुत ही अच्छी बात की है भी इसने,
यही रीजन है कि जो ये जो एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है सारे राइट्स और ड्यूटीज को फॉलो करने पे, तो अपन को एक नया कंसेप्ट इवोल्व करने की, फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है, और वो रोल्स के अकॉर्डिंग है रैशनल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। लॉजिक बेस्ड होना चाहिए जस्टिस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये लॉजिक है कि आप कहीं जाने में लेट हो रहे हैं, तो आप ट्रैफिक को वॉयलेट कर सकते हैं, ये भी एक जस्टिस है। बात समझ पा रहे हैं ना अभी? मान लो कि फॉर एग्जांपल सोल्जर्स हैं, ठीक है, तो एक तरीके से किसी को मारना गलत है, बट फॉर एग्जांपल कोई सामने से, वो डेंजर सिचुएशंस में है, सामने से किसी ने अटैक कर दिया, दे कैन यूज द वेपन, है ना? तो गन्स का यूज कर सकते हैं, वो गोली वगैरह चला सकते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। तो एक तरीके से तो वो अनजस्टिस कर रहे हैं अगर प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करें तो। लेकिन रोल्स के अकॉर्डिंग वो रैशनल है, वो लॉजिकल है, वो सही है, बिकॉज दे हैव ए प्रॉपर लॉजिक टू डू दैट। ठीक है, इसलिए हमें एक नए कंसेप्ट ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, विच इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। रैशनल मतलब होता है लॉजिकल, ठीक है, इंटेलिजेंस कह सकते हो आप। प्रैक्टिकल रैशनैलिटी हैज थ्री एस्पेक्ट्स। अब रोल्स ने बात की है भाई कि अगर आप रैशनल जस्टिस की बात करो तो उसके तीन डायमेंशन है। पहला है वैल्यू, राइट एंड मोरल वर्थ। वैल्यू क्या है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, एंड उसकी मोरल वर्थ कितनी है। मतलब मोरल वर्थ का मतलब है वो मोरली कितना करेक्ट है, कैसे वो खुद को कंडक्ट कर रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है, ये मोरल वर्थ को बताता है। तो इन तीन एलिमेंट्स के बेस पे जो जॉन रोल्स है उसने एनालाइज किया कि लो ऑफ द बेसिस दैट रैशनल पर्सन विल पे फॉर दोज थिंग्स वांटेड बैडली इनफ। मतलब उसने क्या काम किया, इसने ये देखा कि भाई जो चीज आपको चाहिए ना चाहिए, ये चीज आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो आपका बर्थडे है या किसी फ्रेंड का बर्थडे है और आपको वहां पे पार्टी करने जाना है, तो वो हैव वांटेड बैडली इनफ, मतलब बहुत ज्यादा डिजायर है वो चीज करने के लिए आप में। समझ पा रहे हो ना बात को? तो वो चीज यहाँ पे रोल्स ने डिफाइन करने की कोशिश की है कि जो आज की सोसाइटी है वो सारे के सारे डिसीजन इस बात पे लेती है कि कोई भी चीज अगर वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो वो कितना डिजायर्ड है, मतलब कितना डिजायर्ड लगता है उनको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। अब मेन चीज यहाँ पे एक और भी बताइए रोल ने कि हिज थ्योरी रिजेक्ट्स यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगिता को रिजेक्ट करती है ये, कि कोई चीज कितनी यूजफुल है, इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। किसने? रोल्स ने। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विच वॉज बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड कंस्ट्रक्ट सोशल, मतलब यूटिलिटी में क्या था, यूटिलिटेरियनिज्म में ये था कि हैप्पीनेस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे जो सोसाइटी में है वो जस्टिस का प्रिंसिपल स्टेब्लिश हो। ठीक है भी। तो रोल्स कह रहा है कि फ्री एंड रैशनल पर्संस कंसर्न टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट अडॉप्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। बहुत ही अच्छी बात कही है। ये बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल में आप देखते रहे होंगे कि जो फ्री है बंदा, फ्री मींस जिसके पास कंप्लीट फ्रीडम है और रैशनल है, मतलब इंटेलिजेंट है, उसके पास लॉजिक है, तो वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेता है, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को मॉडिफाई करता है, अडॉप्ट करता है, फॉलो करता है, कंडक्ट करता है खुद को, खुद के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके। ठीक है अभी। तो ये सारे के सारे रोल्स के जस्टिस थे जो कि प्योरली हाइपोथेटिकल बातें हैं लेकिन सोसाइटी में आज की डेट में इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे रोल क्या कहना चाह रहा है कि इन द मेकिंग ऑफ हाइपोथेटिकल चॉइस रोल्स इंसिस्टेड दैट द इंडिविजुअल शुड ऑपरेट बिहाइंड ए वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि किसी चीज को इग्नोर करके कंप्लीटली आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे where they don't know their sex, class, religion or social position or whether they are strong, clever or stupid। मतलब वो पता है क्या कहना चाह रहा है कि ये बहुत ही एक हाइपोथेटिकल बात होगी, मतलब इसकी आप एक कल्पना मात्र कर सकते हो कि अपन अपने सेक्स, अपन किस क्लास से बिलोंग करते हैं, अपन किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी में अपनी क्या पोजीशन है, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके, सेकंड थिंग अपन स्ट्रोंग है, अपन क्लेवर है और अपन स्टूपिड है, इन बातों को भी इग्नोर करके क्या अपन सोच सकते हैं, क्या अपन कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब ऐसा अपन नहीं कर सकते, एक हाइपोथेटिकल बात है ये। ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये सारी की सारी चीजें, मतलब क्लास, सेक्स, रिलीजन,
मतलब कौन सा जेंडर है आपका, कह सकते हो आप मेल फीमेल, किस क्लास से आप बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, सोसाइटी में पोजीशन क्या है ना, आप क्लेवर हो कि स्टूपिड हो, आप स्ट्रोंग हो कि वीक हो। ये सारी चीजें इग्नोर करके अगर अपन डिसीजन लें तो ये एक हाइपोथेटिकल बात है, मतलब ये कल्पना मात्र है। ठीक है। फिर रोल ने क्या काम किया कि कुछ मतलब रोल्स देन प्रिडिक्टेड दैट एनी सच सोसाइटी वुड एग्जिबिट टू एसेंशियल फीचर्स। ठीक है अभी, तो ऐसी सोसाइटी कैसे फीचर्स शो करेगी, मतलब कैसी दिखेगी, वो उसने उसके फीचर्स बताए हैं। ठीक है ना अभी, तो वो अपन फीचर्स पढ़ते हैं, देखते हैं क्या फीचर्स हैं। पीपल इन द ओरिजिनल पोजीशन वुड एग्री दैट ईच पर्सन शुड हैव एन इक्वल राइट टू सर्टेन बेसिक लिबर्टीज। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हर किसी के मतलब ईच पर्सन है ना, उसके इक्वल राइट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को कम राइट्स दे दिए, किसी को ज्यादा राइट्स दे दिए। ठीक है। ऑन certain basic liberties such as freedom of persons, freedom of speech and thought, freedom of participate in government, and the freedom of possesses property great extent compatible with the enjoyment of the some basic liberties by others। वही सारी की सारी बातें, वो ये कहना चाह रहा है कि पहला जो एलिमेंट है, जो इसेंशियल फीचर है, जो रोल ने प्रिडिक्ट किया है, वो ये है कि हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, कुछ बेसिक लिबर्टीज मिलनी चाहिए, जैसे उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, पर्सन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, प्रॉपर्टी रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, और एंजॉय कर सके वो अच्छे से किसी दूसरों के साथ, तो ये सारी फ्रीडम मिलनी चाहिए। दूसरा उसने कहा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज and different differences of treatment would be acceptable only in so far as they were available in principle to anyone and were for the benefit of the least well of members of the society। देखो अभी, रोल ये कहना चाह रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि आप 100% इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो दूसरी उसकी प्रिडिक्शन ये है कि अगर थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज आ रही हैं, सोशल इनइक्वालिटीज, मान लो सोसाइटी में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मतलब कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड है, कोई रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड है, अगर ये इनइक्वालिटीज थोड़ी बहुत है तो चलेगा। इकोनॉमिकली कोई थोड़ा ऊपर नीचे है तो चलेगा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो चलेंगे, वुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है। मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंसेस उसने कहा है कि चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे। ठीक है। तो ये दो प्रिडिक्शन है रोल की, वो उसने डिफाइन की है। ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें थी भी अपन ने पढ़ी हैं। फिर इसने आगे रोल ने ये कहा है कि ऑन लिफ्टिंग द वेल एनीवन कुड बी एट द बॉटम ऑफ द सोशल हिरार्की। अगर इग्नोरेंस को हटा करके आप देखोगे ना, तो आप पाओगे कि आप एक सोशल हिरार्की उसके बॉटम में हो, आप नीचे ही नीचे हो। रोल्स कंसिडर दैट देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, नेमली लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अब रोल ने दो जस्टिस डिफाइन कर दिए भी, एक तो दो प्रिंसिपल दे दिए, एक लिबर्टी दे दिया और दूसरा दे दिया इक्वलिटी। एंड दे वुड सिलेक्ट लिबर्टी ओवर इक्वलिटी। मतलब आज के लोग इक्वलिटी की बजाय लिबर्टी को चूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मतलब आपको कहना है कि इक्वल चीजें मिले कि आप लिबर्टी मिले, मतलब आजादी मिले, एक तरीके से फ्रीडम मिले, तो हर कोई फ्रीडम चाहता है आज की डेट में, अपने तरीके से काम को करना चाहता है। ठीक है। अब लिबर्टी का मीनिंग भी बताया इसने, लिबर्टी एंश्योर्स एन इक्वल राइट टू बेसिक लिबर्टीज। ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, जो बेसिक चीजें हैं उस पर आपको इक्वल राइट्स मिल जाए। और इक्वलिटी का मीन्स है इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज अरेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिस्ट एडवांटेजेस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है रोल्स के अकॉर्डिंग कि भाई आज की जो सोसाइटी है वो लिबर्टी को प्रेफर करती है रादर देन इक्वलिटी। रोल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाई लिबर्टी वुड बी सिलेक्टेड बिफोर इक्वलिटी, फॉर व्हाई नेचुरल टैलेंट्स टू बी ट्रीटेड एज कलेक्टिव एंड एज एसेट्स। तो रोल का जो जस्टिस है ना, उसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि भाई तूने लिबर्टी को क्यों चूज किया इक्वलिटी से, पहले दोनों चूज करने चाहिए थे या दोनों को इक्वल राइट्स देना चाहिए था। ठीक है भी। तो ये मॉडर्न कुछ पॉलिटिकल थिंकर थे, मिल, जेएस मिल था, रोल्स था, बेंटम था, इनको अपन ने पढ़ा। ठीक है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जस्टिस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग, होप यू एंजॉयड द सेशन।